हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं पॉलिटिकल साइंस से 10 क्वेश्चन। और अभी चल रहा है दबाव समूह। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संस्थानात्मक दबाव समूह के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ है संस्थानात्मक दबाव समूह का तात्पर्य उस दबाव समूह से है जो सरकार या राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना तथा नौकरशाहियों में सक्रिय रहते हैं। भारतीय राजनीति में इस स्वरूप के दबाव समूह में कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस संसदीय बोर्ड, मुख्यमंत्री क्लब, केंद्रीय चुनाव समिति, नौकरशाही तथा सेना को लिया जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों कथन जो है सही है। ठीक है, तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। संस्थानात्मक दबाव समूह का तात्पर्य उस दबाव समूह से है जो सरकार या राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के दबाव समूह राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, सेना तथा नौकरशाही में सक्रिय रहते हैं। ये दबाव समूह राजनीतिक दलों के अपने आंतरिक संगठन होते हैं, जैसे राजनीतिक दलों की कार्य समिति, संसदीय बोर्ड, चुनाव समिति, युवा संगठन, महिला संगठन, छात्र संगठन आदि। इनके अतिरिक्त कर्मचारियों के संगठन को भी संस्थानात्मक समूहों में रखा जा सकता है, जो शासन या राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। ये अपने हितों की अभिव्यक्ति करने के साथ साथ अन्य सामाजिक समुदाय के हितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय राजनीति में इस स्वरूप के दबाव समूह में कांग्रेस कार्य समिति, कांग्रेस संसदीय बोर्ड, मुख्यमंत्री क्लब, केंद्रीय चुनाव समिति, नौकरशाही तथा सेना को लिया जा सकता है। यहाँ है दूसरा कि समुदायात्मक दबाव समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। समुदायात्मक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषकृत संघ होते हैं। फिर है ऐसे समूह के उदाहरण श्रमिक संघ, व्यावसायिक संघ तथा कृषक संघ है। अच्छा, गलत ढूंढना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्रमिक संघ जो है भारतीय मजदूर संघ है। भारत में व्यापारियों के संघ ब्रिटिश शासनकाल से ही सक्रिय है। तो यहाँ पे गलत है ऑप्शन सी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्रमिक संघ भारतीय मजदूर संघ नहीं है। भारतीय मजदूर संघ बीजेपी का मजदूरों के लिए एक संघ है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो गया। आइए डिस्क्रिप्शन में डिटेल देख लेते हैं। समुदायात्मक दबाव समूह हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं। इनकी मुख्य विशेषता विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। ऐसे समूह के उदाहरण श्रमिक संघ, व्यावसायिक संघ तथा कृषक संघ हैं। श्रमिक संगठन श्रमिकों के संघ हैं जो सामूहिक कार्यों द्वारा अपने हितों की रक्षा करते हैं। स्वाधीनता से पूर्व भी कई श्रमिक संघ कार्यरत थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेता श्रमिक संघों में सक्रिय थे। वर्तमान समय में राजनीतिक दल के श्रमिक संघ है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय मजदूर संघ है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस है और कांग्रेस के लिए है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जो अभी हमने ऑप्शन में देखा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको याद रखना है। आगे देखते हैं, वर्तमान समय में व्यापारियों के संगठनों में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अत्यंत आधुनिक और प्रभावशाली दबाव समूह माना जाता है। तो फिक्की को भी ध्यान में रखना है कि अभी ठीक है, कुछ समय पहले की बात है, अभी भी यही है। यह लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा छोटी बड़ी व्यावसायिक इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है तथा विभिन्न तरीकों से फेडरेशन के व्यावसायिक दृष्टिकोण और मांगों को सरकार के सम्मुख रखता है। सभी मजदूर संघों का ध्येय मजदूरों के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना है। व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए व्यापारिक दबाव समूह सर्वाधिक शक्तिशाली और सक्रिय दबाव समूह है। देश के उद्योगपतियों तथा व्यापारियों के समूह को इस वर्ग में रखा जा सकता है। भारत में व्यापारियों के संघ अंग्रेजी शासनकाल से ही सक्रिय हैं। सन 1887 में भारतीय वाणिज्य मंडल का गठन इसका एक उदाहरण रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। सामुदायिक दबाव समूह के रूप में सरकारी कर्मचारियों के संघ तथा छात्रों के संघ नहीं आते हैं। कुछ सांप्रदायिक संगठन भी समुदाय के रूप में संगठित होकर अपने हितों के संरक्षण में संलग्न हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा डिस्क्रिप्शन में
कि सरकारी कर्मचारियों के जो संघ है, ठीक है, वो भी सामुदायिक दबाव समूह में आएंगे, और छात्रों के संघ यहाँ नहीं आते लिखा गया है, तो ये गलत है, इसलिए 1 और 3 सही है, सत्य ढूंढना है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इसके अतिरिक्त विभिन्न कृषक संघ भी राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। भारत में कृषक संघ का इतिहास अत्यंत पुराना है। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जो किसानों के हितों के लिए सरकार की नीतियों को प्रभावित करती रही है। सामुदायिक दबाव समूह के रूप में सरकारी कर्मचारियों के संघ तथा छात्रों के संघ भी आते हैं। कुछ सांप्रदायिक संगठन भी समुदाय के रूप में संगठित होकर अपने हितों के संरक्षण में संलग्न हैं। आगे देख सकते हैं 74 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असामुदायिक दबाव समूह अनौपचारिक रूप से अपने हितों की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है, असामुदायिक, ठीक है, नॉन एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स, ऐसे दबाव समूह का राजनीतिक दलों पर कुछ खासा प्रभाव नहीं होता है। और यहाँ पे असत्य ढूंढना है, तो यही है गलत। ऐसे दबाव समूह का राजनीतिक दलों पर कुछ खासा प्रभाव नहीं होता है, ये गलत है, क्योंकि ऐसे राजनीतिक दलों का अपने दबाव समूह का अपने अपने राज्यों में खासा प्रभाव होता है। तो केवल 2 यहाँ सत्य है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं असामुदायिक दबाव समूह अनौपचारिक रूप से अपने हितों की अभिव्यक्ति करते हैं। ऐसे दबाव समूह का अपने अपने राज्यों के राजनीतिक दलों पर व्यापक प्रभाव है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी संगठन है? सर्व सेवा संघ, सर्वोदय भूदान, खादी ग्रामोद्योग संघ, गांधी शांति प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में कौन सा गांधीवादी संगठन है? तो यहाँ पे पांचों जो है गांधीवादी संगठन है, और ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर से देख सकते हैं, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन में भी यही होगा, इसको फिर से देखते हैं। सर्व सेवा संघ, सर्वोदय भूदान, खादी ग्रामोद्योग संघ और गांधी शांति प्रतिष्ठान सभी गांधीवादी संगठन हैं। गांधीवादी गुट अपने स्वार्थ एवं हितों के लिए नहीं अपितु सार्वजनिक कल्याण की भावना से कार्यरत होते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? वर्तमान भाषाई राज्य शक्तिशाली भाषाई दबाव गुटों की राजनीति के ही परिणाम हैं। सिंडिकेट ने राजनीतिक उत्तराधिकार के प्रश्न को सबसे अधिक प्रभावित किया है। तो वर्तमान भाषाई राज्य शक्तिशाली भाषाई दबाव गुटों की राजनीति के ही परिणाम हैं, ये सही है। फिर सिंडिकेट ने राजनीतिक उत्तराधिकार के प्रश्न को सबसे अधिक प्रभावित किया है, तो ये भी सही, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं, गांधीवादी गुट अपने स्वार्थ एवं हितों के लिए नहीं अपितु सार्वजनिक कल्याण की भावना से कार्यरत हैं। भारतीय राजनीति में वर्ष 1960 से 70 के दौरान सिंडिकेट नामक दबाव समूह ने कांग्रेस और संपूर्ण देश की राजनीतिक समूह व्यवस्था को प्रभावित करने का कार्य किया। सिंडिकेट शब्द का प्रयोग कांग्रेस दल के कुछ प्रभावशाली नेताओं के लिए किया जाता है, जिन्होंने मिलजुल कर निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का निर्णय लिया था। सिंडिकेट ने राजनीतिक उत्तराधिकार के प्रश्न को सबसे अधिक प्रभावित किया था। आगे देखते हैं, करें भाषा के आधार पर भी दबाव गुट हमारी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान भाषाई राज्य शक्तिशाली भाषाई दबाव गुटों की राजनीति के ही परिणाम हैं। इन सभी के अतिरिक्त युवा तुर्क दबाव समूह ने भी सरकार की नीति को प्रभावित किया है। करें युवा तुर्क शब्द का प्रयोग उन युवा नेताओं के लिए किया जाता था जो वामपंथी विचारधारा और त्वरित आर्थिक परिवर्तन में विश्वास रखते थे। आगे देखते हैं, प्रदर्शनकारी दबाव समूह के बारे में, ठीक है, यहाँ के छूट गया, बारे में सत्य कथन की पहचान करें। करें प्रदर्शनकारी दबाव समूह अनेक विकसित राष्ट्रों की विशेषता है। दूसरा है, प्रदर्शनकारी दबाव समूह वे हैं जो अपनी मांगों को लेकर असंवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हुए हिंसा, राजनीतिक हत्या, दंगों आदि का सहारा लेते हैं। तीसरा है, इनके द्वारा संगठित गुट न केवल अपना असंतोष व्यक्त करते हैं अपितु सरकार के निवेश तथा निर्गत ढांचे को भी प्रभावित करते हैं। तो जहाँ तक ये लग रहा है, यहाँ सारे जो है प्रदर्शनकारी दबाव समूह से सही होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। बी तो सॉरी, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया। प्रदर्शनकारी दबाव समूह अनेक विकसित राष्ट्रों में नहीं, विकासशील, ठीक है, विकासशील राष्ट्रों की विशेषता है, इसलिए 2 और 3 सही होगा और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे।
तो प्रदर्शनकारी दबाव समूह एक विकासोन्मुख मतलब विकासशील राष्ट्रों की विशेषता है। भारतीय राजनीति में इनको नवागत तथ्य नहीं कहा जा सकता। प्रदर्शनकारी दबाव समूह वे हैं जो अपनी मांगों को लेकर असंवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हुए हिंसा, राजनीतिक हत्या, दंगों आदि का सहारा लेते हैं। इनके द्वारा संगठित गुट न केवल अपना असंतोष व्यक्त करते हैं अपितु सरकार के निवेश तथा निर्गत ढांचे को भी प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं, वर्तमान में प्रदर्शनकारी दबाव गुट कुछ है, उसका नाम आप जान लीजिए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट कश्मीर में, खालिस्तान कमांडो फोर्स, बब्बर खालसा, सिख स्टूडेंट फेडरेशन, उल्फा जो असोम में है, रणबीर सेना बिहार आदि। कर पूर्वोत्तर राज्यों में 50 से अधिक उग्रवादी समूह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। दबाव समूह सत्ता को इस सीमा तक प्रभावित करते हैं कि उन्हें अज्ञात साम्राज्य कहा जाता है। आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। भारतीय संविधान राष्ट्राध्यक्ष से लेकर ग्राम पंचायत, अब ये जो है निर्वाचन पद्धति से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वहाँ तक हमने दबाव समूह से देखा था। तो भारतीय संविधान राष्ट्राध्यक्ष से लेकर ग्राम पंचायत तक प्रत्येक स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। कर संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 325 के अंतर्गत संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के निर्वाचन के लिए एक मतदाता सूची होगी। फिर है अनुच्छेद 326 के अंतर्गत केंद्र की लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। तो ये निर्वाचन से संबंधित बात जो है ना, ऑप्शन है भाई बी गलत होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो 15वां भाग में है। और लगता है ये भी हमने गलती से टाइप करने में यहाँ भी गलती कर दिया है, ये भी 325 या 26 है। चलिए इसको देख लेते हैं। आइए, निर्वाचन प्रणाली। भारतीय संविधान राष्ट्राध्यक्ष से लेकर ग्राम पंचायत तक प्रत्येक स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यहाँ देखिए ऑप्शन डी लिखा हुआ। देखते हैं आगे कि आखिर कहाँ पे हमने टाइप करने में बी को रखा था या डी, थोड़ा एरर हो गया ना। चलिए इसमें सब आपको पता लगेगा। भारतीय संविधान राष्ट्राध्यक्ष से लेकर ग्राम पंचायत तक प्रत्येक स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि की नियुक्ति का प्रावधान करता है। भारत में संविधान निर्माताओं द्वारा निर्वाचन हेतु ब्रिटेन की चुनाव प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों पर कानून बनाने के लिए संविधान संसद को शक्ति प्रदान करती है। संविधान के भाग 15वां, ठीक है, तो बी तो गलती है। अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध है। भारत में निर्वाचन प्रणाली वयस्क मताधिकार पर आधारित है, जिससे भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तथा जिसे संविधान अथवा विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून द्वारा किसी आधार पर अनहरित नहीं किया गया है, मतदान का अधिकार है उसे। अब यहाँ पे है, ठीक है, तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, ठीक है, काहे कि 26 और 25 के बातें यहाँ हैं। अनुच्छेद 325 के अंतर्गत संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के निर्वाचन के लिए एक मतदाता सूची होगी। तो मतदाता सूची जो है 325 में है। न तो कोई व्यक्ति धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचन सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र होगा, और न ही कोई व्यक्ति किसी ऐसे आधार पर किसी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए किसी विशेष निर्वाचन सूची में शामिल किए जाने का दावा कर सकता है। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत केंद्र की लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, भारत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा चुनाव के प्रकार हैं। आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव, स्नैप पोल, जनमत संग्रह। तो भारत के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा चुनाव के प्रकार है, तो आंसर होगा 1, 2 और 3 और 4। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, क्योंकि जनमत संग्रह भारत में नहीं होता और ये 4 प्रक्रिया से चुनाव होते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। तो चलिए आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं, वो परिस्थिति की बात शायद यहाँ हमने ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो चुनाव के प्रकार है आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव, उपचुनाव और स्नैप पोल, ठीक है। आगे देखते हैं, 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर सांसदों और विधायकों की निरर्हता माना जाएगा। अब किस आधार पर माना जाएगा, यदि वो स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। दूसरा है निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है। और तो ये दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो है 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर सांसदों और विधायकों के लिए निरर्थकता माना जाएगा यदि वह स्वेच्छा से पहला है उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मतदान करता है, अनुपस्थित रहता है तथा राजनीतिक दल से उसने 15 दिनों के अंदर क्षमादान ना पाया हो। कराता स्पष्ट है कि जो सदस्य जिस दल के टिकट पर निर्वाचित हुआ है उस दल का सदस्य बने रहना चाहिए तथा दल के निर्देशों का पालन करना चाहिए। निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वह किसी सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा। यानी कि जिस भी सदन का वो सदस्य बना है निर्दलीय रूप में, यदि किसी पार्टी में चला जाता है तो जिस सदन में वो सदस्य है उस सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसा इसको समझना है। आगे देखते हैं। चलिए आगे नहीं देखेंगे। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, अब मिलते हैं अगले दिन ज्योग्राफी के क्वेश्चन के साथ। तो आज हम भर के लिए इतना ही। धन्यवाद।